तो लेट अस हैव सम क्वेश्चंस ऑन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को कवर करते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, A speed of light in two mediums are 2 into 10 power 8 meter per second and 2.5 into 10 power 8 meter per second. Find ratio of refractive indices of the in the two mediums. Okay, refractive indices of the two mediums. दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें रेशियो पता करना है। ठीक है, सॉल्यूशन तो कितना सिंपल है, ये सबको मालूम है। व्हाई टू वेस्ट टाइम, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडियम्स कैसे निकालेंगे? विल से इट इज C by V1 and C by V2, so it is equal to V2 by V1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मालूम है, इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस to the velocity of light in the medium gives you the refractive index। तो V2 by V1, देखो V2 क्या दिया है, 2.5 into 10 power 8, V1 क्या दिया है, 2 into 10 power 8। कितना सिंपल है, बोर्ड में आता है तो हमें करना पड़ा। इट इज 1.25 रेशियो और इट इज 5:4। आप ऐसे कह सकते हो, इट इज 5:4। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता है। आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट, in figure shown if V1 is 2 into 10 power 8 meter per second, find V2। you see the figure, V1 दिया है, V2 दिया है। ठीक है, here is a refraction undergoing, you are asked to calculate what is V2। V2 पूछा गया है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं by Snell's law। सिंपल क्वेश्चन है तो मैं बिना समय गवाए कर लेता हूँ। by Snell's law हमें आता है, क्या आता है कि हमें मालूम है कि μ1 sin I is equal to μ2 sin R। μ1 क्या है, C by V1 sin I is equal to C by V2 sin R। अच्छा, C तो दोनों तरफ से गया, so 1 by V1 into sin I। sin I कितना है, इंसिडेंट एंगल is 60 डिग्री, sin 60 is equal to sin R। R कितना है, 30 डिग्री, sin 30 by V2। देखो ना कितना सिंपल है, कोई भी कर सकता है इसको। पूछा है V2, V2 कितना होगा भाई, इट विल बी V1 sin 30 by sin 60। जबकि V1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 into 10 power 8 और sin 30 1/2, sin 60 √3/2, so it is 1/√3 मीटर पर सेकेंड। इतना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में आता है तो क्वेश्चन को करवाना पड़ रहा है। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन, एवरीवन अंडरस्टैंड। बीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर एज शोन। देखो कोई ट्रांसपेरेंट स्फीयर पे कोई रे गिर रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ द रे। एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब क्या है, क्या फाइनली क्या एंगल में ये स्फीयर से बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, हमें निकालना है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये दिख रहा है कि एयर मीडियम है, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऑब्वियसली इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बात कुछ ऐसा करते हैं, ध्यान से देखो ये फिगर को मैं कैसे बना रहा हूँ। ये रे अब अगर ये नहीं होता तो शायद यहाँ पे नॉर्मल कौन है भाई, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। और क्या बता सकते हो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा एंगल 120 दिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। अब अगर ये मीडियम नहीं होता तो शायद ये ऐसे चला जाता, बट एज इट इज एंटरिंग टू द डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कितना एंगल में मालूम नहीं है, कॉल इट थीटा। थीटा एंगल में आया और आके यहाँ पे पहुंचा तो लेट मी फाइंड आउट द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे निकालेंगे, अगेन आई हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल एट दिस पॉइंट, बट नॉर्मल एट दिस पॉइंट विल ऑब्वियसली पास थ्रू द सेंटर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट एंगल एट द सरफेस। अगर हम ये सरफेस की बात करेंगे, ये हो गया इंसिडेंट एंगल। अब ये अगर कोई सरफेस में डिफरेंस नहीं आता तो सीधे चले जाता, बट इट इज नाउ गोइंग टू ए रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चले जाएगा। हमको क्या पूछा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, हमें अल्फा पूछा गया है कि नहीं। जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा है, अल्फा पूछा गया है। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस।
यस। तो देखो तो अगर ये 60 है, ये थीटा है। अच्छा, ये सेंटर है, हम जानते हैं क्योंकि नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द स्फीयर विल पास थ्रू द सेंटर। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी तो एंगल थीटा होगा। मालूम नहीं ये स्फीयर क्या है मीडियम, और ये बाहर का मीडियम क्या है, कुछ तो दिया नहीं है, एयर वेयर कुछ मेंशन नहीं किया है। से इट इज μ1 एंड दिस मीडियम इज μ2। ऑब्वियसली दिस मीडियम इज μ1। अगेन पॉइंट ए में और पॉइंट बी में थोड़ा स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। सॉल्यूशन ऐसे जाएगा 8a व्हाट यू से μ1 sin 60 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा। 8b μ2 sin थीटा, क्योंकि अब इंसिडेंट एंगल थीटा है, मीडियम μ2 है, इज इक्वल टू μ1 sin अल्फा। Irrespective of μ1 and μ2, what you find? μ1 sin 60 is equal to μ2 sin theta, μ2 sin theta is equal to μ1 sin alpha। मतलब क्या मिला? अल्फा इज 60 डिग्री। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा इफ इट इज ए स्फीयर। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes. Let us go for the next question. Question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? कोई एक 3 स्लैब ऐसे रखे हुए हैं, थिकनेस वगैरह मालूम नहीं है, कोई रे ऐसे घुसते हुए निकल गया इधर से। पूछा है ये तीनों स्लैब का म्यू का रेशियो बताओ। तीनों स्लैब का म्यू का रेशियो बताओ, ऐसे पूछा गया है। ठीक है, हमें अगर ये तीनों स्लैब का म्यू का रेशियो पूछा जाएगा तो कैसे हम निकालेंगे? ठीक है, आप लोग देख लो फिगर को और थोड़ा कोशिश करो उसको निकालने की। ठीक है, ठीक है। तो हमें μ1 μ2 μ3 का रेशियो पूछा गया है, कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं when there is a combination of slabs the product of mu and corresponding sin theta is same in all these mediums। तो हम कहेंगे here सॉल्यूशन क्या कहेंगे? μ1 sin 45 is equal to μ2 sin 30। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? is equal to μ3 sin 60। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? एक बार और बता देंगे, एक बार में दिल नहीं भरता। ठीक है, बताते हैं। सपोजिंग दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 है, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 है, ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, बताए थे क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स में, ये हो गया मान लो μ0। हम कहेंगे μ0 sin थीटा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू μ1 sin 45 है कि नहीं? यहाँ पर देखेंगे तो μ1 sin 45 इज इक्वल टू μ2 sin 30 होगा कि नहीं? रिफ्रैक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगल 30 है, μ2 sin 30 इज इक्वल टू μ3 sin 60 होगा कि नहीं? वही चीज तो लिखा हूँ। I've written the same thing. Yes, using Snell's law, we have understood when a number of slabs are connected like this, the product of mu and corresponding sin theta in each medium is the same। तो फिर हमें μ1 μ2 μ3 का वैल्यू डालते हैं, तो निकालेंगे। इसमें क्या आया देखो तो, it is coming out to be μ1 by √2 is equal to μ2 by 2 is equal to μ3 sin 60 is √3 by 2, it is √3 by 2। आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो और निकाल सकते हो। μ1 μ2 μ3 तो चलो 2√2 मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। लेट अस मल्टीप्लाई 2√2। तो क्या आ रहा है देखो तो, μ1 इंटू 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2μ1, इसमें √2 μ2, इसमें √6 μ3। सपोज इट इज इक्वल टू k, तो μ1 कितना हुआ? k by 2। μ2 कितना हुआ? k by √2। μ3 कितना हुआ? k by √6। k by √6। हमें μ1 μ2 μ3 का रेशियो चाहिए, ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें और क्या रखा है?
एनीवन कैन फाइंड आउट द रेशियो। हमें mu1 mu2 mu3 का वैल्यू मिल गया है, वी कैन फाइंड आउट द रेशियो नाउ। हम कहेंगे नाउ mu1 is to mu2 is to mu3 is equal to k by 2 is to k by root 2 is to k by root 6। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes. ये सिंप्लीफाई करो, k तो कट गया, इट इज इन द रेशियो ऑफ 1/2 is to 1/√2 is to 1/√6। आप चाहो तो इसको सजा के और अरेंजमेंट कर सकते हो। ऊपर कुछ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आप 2√6 मल्टीप्लाई कर दो, 2√6 मल्टीप्लाई कर दो। इफ यू मल्टीप्लाई 2√6 तो वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा √6, यहाँ पर मिलेगा 2√3 और यहाँ पर मिलेगा 2। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द रेशियो। तो हमें मिल गया mu1 is to mu2 is to mu3 का रेशियो क्या होगा। क्या ये बात भी सबको समझ में आया? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सो मेनी क्वेश्चन टू कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When a ray of light is incident on a surface of denser medium at an angle 60 degree, it was found that the deviation of the ray due to refraction is 30 degree. Find the mu for the medium. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है when a ray of light is incident on a surface of a denser medium। ठीक, कोई रे ऑफ लाइट आया एट एन एंगल 60 डिग्री में गिरा और किसी एक डेंसर मीडियम पे गिरा, ये एंगल था 60 डिग्री। इट अंडरगोज ए डेविएशन 30 डिग्री। डेविएशन जो 30 डिग्री होगा, दैट डेविएशन विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट इज गोइंग टू द डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, यस, इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। कितना डेविएट कर गया? दिया है कि डेविएट्स बाय 30 डिग्री। मतलब व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? तो आप कहोगे एज गिवन द रे deviates towards normal by 30 degree। So एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। पूछा है इसका म्यू बताओ। ये एयर है, एयर मतलब म्यू इज इक्वल टू 1। तो आप कहोगे म्यू 0 साइन 60 बाई स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू म्यू साइन आर। म्यू 0 तो 1 है, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया? साइन 60 बाई साइन 30, है ना? तो इट इज कमिंग आउट टू बी cot 30, that is same as √3। so mu for the medium is √3। डेंसर मीडियम का म्यू कितना है? √3 है। क्या ये बात समझ में आया? देख लो, क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। बस नया है तो आपको लग रहा होगा कि कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। क्वेश्चन इज सो सिंपल। सो म्यू फॉर द डेंसर मीडियम इज √3। Let us go to the next question. The refractive index of a non-homogeneous slab varies along x-axis as mu is equal to alpha x plus beta, where alpha and beta are positive। हाँ, ये कोई एक स्लैब है, along x-axis आप जाओगे तो म्यू का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। किस रेट में? अल्फा x प्लस बीटा। मतलब जैसे जैसे x बढ़ने लगेगा म्यू का वैल्यू बढ़ने लगेगा। ये दो ठो रे एंटर कर रहे हैं, ए और बी। पूछा है कौन सा रे करेक्टली ड्रॉ किया गया है, कौन सा रे को करेक्टली ड्रॉ किया गया है? क्या आप बता सकते हो? सोचो तो। ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नॉन इज करेक्ट। एज यू आर मूविंग फ्रॉम दी, ऐसे आप जाओगे, इधर जा रहे हो तो आप यू आर गोइंग टुवर्ड्स ए डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में जा रहे हो। सोचो ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है और ये उससे डेंसर मीडियम है। मतलब कोई रे अगर ऐसे जाएगा तो इधर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इधर आएगा इट फर्दर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होगा? द रे विल कंटीन्यूअसली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ए इज करेक्ट। बी के केस में क्या हो रहा है देखो तो, इट इज डिविएटिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
एंगल ये दूर होते जा रहा है, एक लेयर से दूसरे लेयर पे जा रहा है। सो बी इज नॉट करेक्ट बट ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? बिकॉज द कंसेप्ट इज रे ऑलवेज bends towards the normal when it moves from the rarer medium towards the denser medium। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? Yes. Yes। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A fish at certain depth of in sea water and a bird is at certain height above water. Distance of bird as seen by fish is 50 meter, whereas the distance of fish as seen by bird is 45 meter. Find mu for sea water। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, अब आप थोड़ा सा और कर लोगे तो और बढ़िया रहेगा। हमें मालूम नहीं है कि मछली कहाँ है। सपोज मछली कुछ नीचे है, कितने डिस्टेंस पे? x में। कौन है यहाँ पे? फिश है। और चिड़िया कहाँ है? सपोज एट ए हाइट y, और एयर का तो μ01 है, और ये है वाटर का μw। ठीक है, वाटर का μw है, ये x है, ये y है। दिस इज द बर्ड। डिस्टेंस ऑफ b as seen by f कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? इट इज, फिश को क्या लगेगा? आप कहोगे कि इट इज म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम इनटू, ये यहाँ पर आप कहोगे एक लेयर ऐसा है, एक लेयर ऐसा है, और आप इसे सीधे कह सकते हो इट इज क्या है? मछली को क्या लगेगा डिस्टेंस? आप कहोगे ये लगेगा x प्लस म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम इनटू y। μ0 का वैल्यू 1 है, तो क्या मिला? x प्लस μw इनटू y। ठीक है ना? अच्छा, डिस्टेंस ऑफ, चलो इसको कहते हैं d, डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। क्या दिया गया है? ये चीज हमें दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश इज 50 मीटर। ठीक है, ये डाटा हमें दिया गया है कि दिस होल थिंग इज equal to 50 meter, that is equal to, suppose it is given 50 meter। now what is distance of fish as seen by the bird? डिस्टेंस ऑफ फिश क्या होगा? बर्ड को क्या दिखेगा? इट इज y प्लस म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम इनटू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है? x। यू नो द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्वेश्चंस। डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको मालूम है, x क्या था? रियल डेप्थ, है ना? फॉर्मूला आपको मालूम है, सोच के मैं कर रहा हूं। द अपरेंट डेप्थ वाज गिवन बाय म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम इनटू रियल डेप्थ। So this is coming. Now if you simplify, this is coming out to be, this gives rise to be mu w into y plus mu0 का वैल्यू तो 1 है, mu0 का वैल्यू 1 है, तो हम कहेंगे x होल डिवाइडेड बाय mu w। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय mu w। ये कितना आ रहा है? ये दिया है 45। देखो तो इक्वेशन 1 से हमें ये चीज मिल गया है, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 50, और इसमें ये मिल रहा है दिस इज इक्वल टू 45 मीटर। कहां से मिला? दिया है क्वेश्चन में। तो न्यूमरेटर कितना है? 50, तो म्यू डब्ल्यू कितना हो गया? इसका मतलब हुआ म्यू डब्ल्यू इज 50 बाय 45। कितना वैल्यू आया? 10/9 इज 1.11। सो सी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.11। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि ये पूरा चीज तो यहाँ पे मिल गया, μwy प्लस x, μwy प्लस x का वैल्यू 50 मीटर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, a dot at bottom of a beaker filled with a liquid is found to be raised by 10 centimeter। फाउंड टू बी रेज्ड बाय 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, अपर डेप्थ नहीं बोल रहा है, लग रहा है कि ये राइज कर गया। कितना? बाय 10 सेंटीमीटर। 40 डेप्थ ऑफ लिक्विड। ओहो, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यहाँ पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है, नीचे कोई एक डॉट लगा था, ठीक है ना, इसमें कुछ पानी रखे हैं, कितना डेप्थ तक मालूम नहीं है, इससे h डेप्थ तक रखे हैं,
तो लग रहा है कि ऊपर उड़ गया, कितना इमेज लग रहा है यहाँ पे, कितना ऊपर उड़ गया है 10 सेंटीमीटर, और इसका म्यू दिया हुआ है 1.11, म्यू दिया हुआ है 1.11। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये अपरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम कहेंगे कि शिफ्ट कितना हो रहा है, या फिर अगर हम कहेंगे रियल डेप्थ h है तो अपरेंट डेप्थ क्या है, सॉल्यूशन ऐसे कह सकते हैं, हियर dr द रियल डेप्थ इज h। चलो मानते हैं। व्हाट इज अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है, h माइनस 10। और इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन मालूम है क्या, कि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, कोई बाहर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, तो आप क्या कहोगे, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू ऑब्जर्वर मीडियम का म्यू बाय ऑब्जेक्ट मीडियम का म्यू इनटू रियल डेप्थ, है ना। ऑब्जर्वर मीडियम तो एयर है, ऑब्जेक्ट मीडियम का म्यू हमें मालूम नहीं है, पता करना है। और क्या दिया है, रियल डेप्थ कितना दिया है, रियल डेप्थ दिया है h, और अपरेंट डेप्थ कितना है h माइनस 10, और म्यू का वैल्यू दिया है, म्यू कितना दिया है 1.11। रिमेंबर 1.11 इज सेम एज 10/9, इट इज सेम एज 10/9। चलो म्यू डब्ल्यू की जगह 10/9 डालते हैं तो क्या मिल गया, इट इज कमिंग आउट टू बी h माइनस 10 इज इक्वल टू 1/म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू इज 10/9, 10/9 हो गया तो 9/10, 9/10 इंटू h। क्या हम यहां से h नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं क्या, इट इज कमिंग 10h माइनस 100 इज इक्वल टू 9h, और h इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। सो डेप्थ ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज 1 मीटर। सिंपल क्वेश्चन से, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बार बार आए हैं, ठीक है, आप इसको कर सकते हो, दे आर सिंपल क्वेश्चंस। क्या ये आंसर सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. The critical angle for light from a liquid to air is 30 डिग्री, ऐसे दिया है। लिक्विड टू एयर, किसी लिक्विड से लाइट अगर जाएगा एयर में, ठीक है, मतलब लिक्विड डेंसर मीडियम है और ये 30 डिग्री है, मतलब ये एयर है और ये लिक्विड है, तो दिया है कि क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका म्यू कितना है पहले पता कर लेते हैं। अगर आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो फेनोमेनन मालूम होना चाहिए। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम, नो रे इमर्जेस टू द रेयर मीडियम, दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो आप कहोगे म्यू sin 30 इज इक्वल टू, एयर के लिए म्यू 0 है, म्यू 0 sin 90, म्यू 0 1 है, sin 90 1 है, तो म्यू का वैल्यू हो गया 2, क्योंकि sin 30 1/2। पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू क्या है भाई, इट इज c/v इज इक्वल टू 2, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज c/2, दैट इज 1.5 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। क्या यही आंसर आया था? यस, कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the critical angle of incidences in a glass slab in air is 30 degree. What will be the critical angle if the slab is immersed in a liquid of mu is equal to √2? आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंसेस इन ए ग्लास स्लैब इन एयर, कोई ग्लास स्लैब है, ये ग्लास है, यहां पर कोई रे अगर 30 डिग्री एंगल में इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, बस इट रिफ्रैक्ट्स एट एन एंगल 90 डिग्री। तो पहले ग्लास का म्यू पता कर लेते हैं। म्यू फॉर ग्लास क्या है, म्यू फॉर ग्लास क्या है, आप कहोगे म्यू फॉर ग्लास सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो आप कहोगे म्यू जी sin 30 इज इक्वल टू म्यू एयर sin 90, ये दोनों 1 है, sin 30 1/2, सो ग्लास का म्यू है 2, ये मिल गया। बोलना है कि सेम ग्लास को अगर किसी लिक्विड में डुबो देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, ठीक है। नाउ द ग्लास स्लैब इज इन
ए लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √2 है। अब अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और इसका म्यू √2 है, और जस्ट मिनट, अगर हम कहेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो TIR कब होगा? When the ray is moving from glass to the liquid or liquid to the gas? ग्लास टू लिक्विड, क्योंकि जब भी रे मूव जब लिक्विड डेंसर मीडियम रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, TIR होता है। हमें तो क्रिटिकल एंगल पूछा गया और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, sin C = म्यू फॉर द रेयर मीडियम बाय म्यू फॉर द डेंसर मीडियम। म्यू फॉर द रेयर मीडियम कितना है, √2, थर्ड ऑफ द डेंसर मीडियम इज 2, मतलब sin C का वैल्यू क्या हुआ, 1/√2 इज नॉट ये sin 45। सो आप कहोगे क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री फॉर द ग्लास एंड वाटर कॉम्बिनेशन। क्या बात सबको समझ में आया? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। When a ray of light in air is incident on a denser medium at incident angle 60 degree, it was found that the reflected ray and the refracted ray are mutually perpendicular. What is the refractive index of the denser medium? ये बहुत ही you can consider this the most important question. ठीक है, क्योंकि this question is here in ray optics as well as in wave optics. Same question दोनों में, ठीक है। The law is there is a related law called Brewster's law, ठीक है। Brewster's law कहता है कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे करके दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन को करते हैं। टेक इट एज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन डिनोट इट एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस सी व्हाट इट सेज इन द क्वेश्चन। When a ray of light in air is incident on a denser medium at an angle 60 degree, कोई ray of light 60 डिग्री में गिरा, the ray of light is incident on a denser medium at an angle 60 degree, ये air था, 60 डिग्री में गिरा, तो obviously जो ray of light था it bent towards the normal, denser medium में जा रहा है, but at the same time some reflection will also take place. This is reflected ray and this is refracted ray. क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है the reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular. ये एंगल कितना है मालूम नहीं है, लेकिन दिया है कि ये एंगल है 90 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर है। बताओ इसका म्यू क्या है? व्हाट इज म्यू फॉर दिस डेंसर मीडियम? क्वेश्चन इज अंडरस्टूड? अच्छा, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ये जानते हो कि ये 60 है, तो ये एंगल भी तो 60 ही है, ये 60 है, ये 90 है। व्हाट इज दिस एंगल देन? 150, दिस मस्ट बी 30 डिग्री। अब म्यू निकालना कोई बड़ी चीज तो है नहीं आपके लिए, म्यू कैन बी वेरी इजीली फाउंड, है कि नहीं? क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये दोनों 60 हो गए, ये 90 दिया हुआ है, तो ये बन गया 30 डिग्री। सो ए शोन इन फिगर, ए शोन हियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कितना? 30 डिग्री। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे म्यू एयर इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू फॉर द मीडियम इंटू साइन 30। तो साइन 60 हो गया, म्यू एयर तो 1 है, ये हो गया 1, साइन 60 हो गया √3/2, और ये म्यू है, ये हो गया 1/2। तो म्यू का वैल्यू क्या मिल गया? म्यू मस्ट बी इक्वल टू √3। सो द डेंसर मीडियम के लिए म्यू क्या होगा? √3। ठीक है, द डेंसर मीडियम का म्यू कितना है? √3। से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को अभी सिंपलीफाइड वे में दिया गया है, कुछ दूसरे वे में पूछा जाएगा, तो हम देखेंगे। आओ देखो, ये √3 हो गया म्यू का वैल्यू, ये एंगल है 60 डिग्री, इन दोनों में एक रिलेशन है। यू विल सी tan 60 इज इक्वल टू √3, मतलब दैट लॉ विल इन फ्यूचर इट विल कम लाइक दिस, when the ray is incident at an angle tan inverse of mu, अगर ये म्यू है tan inverse of mu, तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे करके वो लॉ आएगा।
ठीक है। 60 डिग्री क्या है, tan इनवर्स ऑफ म्यू, है ना। तो whenever a light ray in rarer medium is incident on a denser medium at an angle tan inverse of mu, तो the reflected ray and refracted ray will be mutually perpendicular. This is what is called Brewster's law. It will be coming in wave optics. ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। A fish at a depth h in water of refractive index mu, what minimum area of water surface must be covered? This is next very important question. Next very important question. ठीक है। ये सेम क्वेश्चन दूसरे रंग रूप में आते हैं, दूसरे नाम से आते हैं, बट कैलकुलेशन प्रोसेसेस आर सेम। क्या बोल रहा है, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे सोचते हैं। सपोज हम कहेंगे किसी एक कंटेनर में कुछ लिक्विड है, कुछ डेप्थ तक है, h डेप्थ तक है, यहाँ पर कोई मछली है, उसको आसमान दिखाई दे रहा है, मतलब रेज आर कमिंग लाइक दिस। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि यहाँ से अगर कोई रे आके इधर पहुंचता है तो यहाँ से कोई रे आएगा उसके पास पहुंचेगा। चलो देखते हैं हाउ मेनी रेज, हाउ मेनी थिंग्स इट इज एबल टू सी। ये अगर रे कुछ ऐसा आएगा तो इधर जाएगा, इधर की चीजों को देख पा रहा है, ऐसा आएगा तो इधर जाएगा, इधर का चीजों को भी देख पा रहा है, ऐसे जाएगा तो रे ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्ट करने के बाद इधर की चीजों को भी वो देख पा रहा है, क्योंकि जो रे ऐसे जाके इधर जाता है तो ऐसे आएगा तो इधर आएगा। सो दिस मछली जो जल की रानी है, अंदर है, वो बैठ के ये सब चीजों को देख पा रहा है। लेकिन सोचो तो अगर कोई रे ऐसे आ रहा है और इट इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल, तो विल द रे गो आउट? नो, द रे विल अंडरगो रिफ्रैक्शन ऑफ 90 डिग्री। ऐसा कोई रे आया तो ऐसे चले जाएगा, ऐसा कोई रे आया तो ऐसे चले जाएगा। मतलब इससे इधर जो चीजें हैं वो देख नहीं सकता। मतलब हम कहेंगे यहां से और आगे वो देख नहीं सकता। अगर इतना एरिया को हम ढक देते हैं, इफ यू कवर दिस पार्ट ऑफ वाटर, बाकी कोई रे उसके पास पहुंच नहीं सकता। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ वाटर सरफेस मस्ट बी कवर्ड? कितना एरिया ढक देंगे कि मछली को आसमान नहीं दिखेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्योंकि आसमान से कोई भी रे आएगा तो, अगर कोई भी रे आएगा तो उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। इस एरिया के अंदर से जो रे आ रहा है वो वही पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, लेकिन इधर से कोई रे आएगा तो ये नहीं पहुंच पाएगा उसके पास। आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब अब ये क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से भी आता है। कोई एक वाटर टैंक है, वहां पर नीचे एक लाइट ग्लो कर रहा है, हम कितना एरिया कवर कर देंगे कि बाहर कोई लाइट नहीं आएगा? पूरा पानी इल्यूमिनेटेड दिखेगा लेकिन बाहर कोई लाइट नहीं आएगा। कब? हम जानते हैं कि यहाँ से लाइट आएगा तो इधर से मुड़ जाएगा, ये वाला लाइट आएगा। अगर इतना एरिया को हम कवर कर देते हैं तो लाइट बाहर कैसे आएगा? है कि नहीं? सेम क्वेश्चन, सेम मतलब अप्रोच, डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना एरिया कवर कर देंगे मछली को आसमान नहीं दिखेगा, वाटर का सरफेस, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे मछली की आंखों भी पट्टी बांध देंगे दिखाई नहीं देगा, वो बात नहीं। वाटर सरफेस में कितना एरिया कवर कर देंगे कि उसको आसमान नहीं दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कोई एलईडी ग्लो कर रहा है, कितना एरिया कवर कर देंगे कि कोई लाइट बाहर नहीं आएगा? दिस लिक्विड विल बी इल्यूमिनेटेड, लेकिन बाहर कोई लाइट नहीं आएगा। ये आप मैकेनिज्म बना सकते हो, सोच लो घर में इसे अगर हम बनाते हैं तो कितना बढ़िया रहेगा। यू विल सी दिस थिंग इज ग्लोइंग बट नो लाइट इज कमिंग आउट, ठीक है। अगर ये ओपाक ऑब्जेक्ट का बना है तो क्या होगा? इधर से भी लाइट बाहर नहीं आएगा, नीचे से भी लाइट बाहर नहीं आएगा, लेकिन एंटायर वाटर विल अपीयर टू ग्लो बट नो लाइट एट ऑल इज कमिंग आउट, ठीक है। ये एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट हो सकता है अगर आप करना चाहोगे तो। Now we want to find out what is the minimum area to be covered. Obviously it is a circular area. और अगर हमें किसी तरह से सर्कुलर एरिया का रेडियस मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नहीं, let me redraw the figure. Here is the थोड़ा फिगर को रिड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे आपका कंटेनर है, कंटेनर में पानी है कुछ डेप्थ h तक, और यहाँ पर कोई चीज है मछली, ऐसा गया रे और ऐसे जा रहा है, मछली से, मछली की आंखों से जाता हुआ रे ऐसे जाके इधर जा रहा है। मतलब अगर हम ये
एरिया को कवर कर देंगे। कौन सा एरिया को? ये एरिया को कवर कर देंगे। जस्ट मिनट, अगर हम ये एरिया को कवर कर देते हैं, कौन सा एरिया को? ये, तो कोई चीज बाहर का उसको दिखाई नहीं देगा। हमें पता करना है व्हाट इज आर। और ऐसा होने के लिए हमें मालूम है कि व्हाट शुड बी द क्रिटिकल एंगल? द क्रिटिकल एंगल शुड बी दिस एंगल। हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल शुड बी दिस एंगल शुड बी सी, तभी ना कोई रे आएगा ऐसे बेंड कर जाएगा। नाउ अगेन लुक एट दिस स्मॉल ट्रायंगल। ये स्मॉल ट्रायंगल को देखो तो ये है आर, ये है एच, ये है आर, ये एंगल सी है तो ये एंगल सी है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू दिया हुआ है, हमें आर पता करना है, ठीक है। और साइन सी का फॉर्मूला हमें मालूम है, वी नो दैट। नहीं भी मालूम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं चलेगा। वी नो दैट साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, क्योंकि ये एयर है, म्यू ऑफ द रेयर मीडियम बाई म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम। अच्छा, साइन सी अगर म्यू है, 1 बाई म्यू है, सोचो तो ये एंगल सी है, P बाई H, H को ले लो म्यू, तो साइन सी कितना हुआ? 1 बाई म्यू। व्हाट इज दिस लेंथ अदरवाइज कमिंग आउट टू बी? इट इज 1 म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, है कि नहीं? नाउ व्हाट इज tan c? tan c कितना हो जाएगा देखो तो, tan c इज दिस बाई दिस, इट इज 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। साइन सी अगर 1 बाई म्यू हुआ, tan सी हो जाएगा 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। क्या ये चीज समझ में आया? अगर आया तो हम क्या कहेंगे? क्या कंक्लूजन मिला इसमें से? हमें मिला tan सी, देखो इस फिगर में r बाई h इज tan सी एंड दैट इज 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। देन व्हाट इज r? इट इज h बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, h बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया हमारा r। अब एरिया, एरिया क्या बड़ी चीज है, एरिया तो कोई भी निकाल सकता है। क्या ये क्वेश्चन में सबको समझा पाया ठीक से? यस। सो व्हाट इज द मिनिमम एरिया टू बी कवर्ड? हम कहेंगे मिनिमम एरिया टू बी कवर्ड इज गिवन बाय, और अक्सर वो पूछते हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल, रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल थ्रू व्हिच द रेडियस ऑफ दिस स्मॉलेस्ट सर्किल थ्रू व्हिच द फिश इज एबल टू सी द स्काई, ऐसे करके पूछता है। कौन सा सर्किल के अंदर से ये फिश स्काई को देख रहा है? ऑब्वियसली आप जानते हो कौन सा सर्किल, जिसका रेडियस है h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हमें यहाँ पे एरिया पूछा गया है तो हम क्या कहेंगे? मिनिमम एरिया टू बी कवर्ड, कितना एरिया कवर कर देंगे? टू बी कवर्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू आर का स्क्वायर, एच स्क्वायर, नीचे रूट ओवर था गायब हो जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू स्क्वायर माइनस 1। इतना एरिया अगर कवर कर देंगे तो ये मछली को आसमान नहीं दिखेगा। और यहाँ पे अगर कोई लाइट ग्लो कर रहा है, इतना एरिया कवर कर देंगे तो कोई लाइट बाहर नहीं जाएगा। दो ही टाइप की क्वेश्चन आता है, देयर इज ए लाइट ग्लोइंग हियर, व्हाट एरिया मस्ट बी कवर्ड सो दैट नो लाइट कम्स आउट। सेकंड इज मछली कैन नॉट सी द स्काई। ये दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये आंसर सबको समझ में आया? यस 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 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A rectangular glass block of thickness 10 cm and mu is equal to 1.5 is kept over a small coin in a beaker. हाँ, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, आप पक्का कर लोगे। Please try this question, you can do it now. A rectangular glass block of thickness 10 cm and mu is equal to 1.5 is kept over a coin. इसे कॉइन के ऊपर रखा गया है in a beaker. Now the beaker is filled with water of mu is equal to 4/3 up to a height of 10 cm above the slab. Find the apparent depth of the coin when it is viewed at near normal incidence. क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? पक्का कर सकते हो, क्योंकि नेसेसरी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। ट्राई नाउ।
a rectangular slab glass block of thickness 10 cm and mu is 1.5। तो क्या दिया है, कोई एक बीकर था, बीकर के अंदर कॉइन रखा था, कॉइन के ऊपर ग्लास स्लैब रख दिए। ये ग्लास स्लैब कितना मोटा था, 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर का ग्लास स्लैब था, ठीक है, और उसका म्यू दिया है 1.5, ठीक है। अब उसके ऊपर पानी भर दिए, कितना दूर तक भर दिए, अप टू हाइट अनदर 10 सेंटीमीटर। ओहो, पानी भर दिया अनदर 10 सेंटीमीटर का, म्यू फॉर वाटर इज दिया है 4/3। बोल रहे ऊपर से देखेंगे व्हाट इज द अपर एंड डेप्थ। अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला हमें मालूम है, इट इज म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम into when there are number of slabs it is d1 by mu1 d2 by mu2, नहीं d1 by mu1 d2 by mu2, ऐसा फॉर्मूला दिए थे। म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम एयर है तो 1 हो गया, d1 कितना है 10 by mu1 कितना है 4/3, दूसरा कितना है 10 by mu1 कितना है 3/2। सिंपलीफाई करना आपका काम है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी, a ray of light is incident at an angle tan inverse of mu। yes, ये क्वेश्चन है, यही है वो क्वेश्चन जो आपको बताना चाहता था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया है, ray of light is incident at an angle tan inverse of mu on a transparent glass slab of refractive index mu, what will be angle between refracted and reflected ray, ये पूछा। कोई एक ग्लास स्लैब है, कोई एक ग्लास स्लैब है, ये म्यू है ग्लास का और म्यू है म्यू ग्लास स्लैब का, ये एयर है, और दिया है कि कोई रे यहाँ पे गिरा, गिरा तो कितना एंगल में गिरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से जो रे अंदर गया वो डेविएट कर जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। पूछा है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल क्या है, ये एंगल कितना है पूछा है, ठीक है, ठीक है। चलो हम इस एंगल को कहेंगे थीटा और इस एंगल को कहेंगे अल्फा। एज शोन आप कहोगे I इज इक्वल टू थीटा, और अगर अल्फा निकालना है तो आप कहोगे म्यू 0 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फा। अच्छा ऐसा है, लेकिन I कितना है, tan इनवर्स ऑफ म्यू। I कितना है, tan इनवर्स ऑफ म्यू, कितना एंगल में इंसिडेंट किए हैं, एट एन एंगल tan इनवर्स ऑफ म्यू। अच्छा, म्यू 0 sin अल्फा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये अगर tan इनवर्स ऑफ म्यू है तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू को क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट एंगल क्या है, I इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, tan I, we can write mu is equal to tan I। so if you write mu is equal to tan I तो क्या हो गया, mu 0 तो 1 है, छोड़ो उसको, sin I is equal to tan I into sin alpha। again tan I is sin I by cos I, sin I कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, cos I is equal to sin alpha। और आपको मालूम है कि cos I is same as sin 90 minus I and that is equal to sin अल्फा। इससे मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 90 माइनस I इज इक्वल टू अल्फा और I प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, ठीक है। पूछा था कुछ दूसरा चीज, क्या पूछा, पूछा है एंगल, व्हाट इज दिस एंगल कमिंग आउट टू बी, जो एंगल हमें पूछा गया है निकालने के लिए वो एंगल है कितना, ये एंगल है कितना, ये एंगल, चलो ये एंगल कितना है देखो तो, this is 90 minus theta and this angle is 90 minus alpha। तो क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना आ रहा है देखो तो, द एंगल बिटवीन, जस्ट ए मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं, यस, द एंगल बिटवीन refracted ray and reflected ray कितना आ रहा है देखो तो, दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा 90 माइनस अल्फा,
90 minus theta plus 90 minus alpha is equal to 180 minus theta plus alpha. लेकिन what is theta plus alpha? I is plus alpha is equal to 90 degree. मतलब theta plus alpha is equal to 90 degree. क्यों? क्योंकि I and theta are same, है ना? तो क्या हो गया? It is 180 minus 90 is equal to 90 degree. The reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular. When ray is incident at an angle tan inverse of mu, the incident ray and refracted ray are mutually perpendicular. क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Let us go for the next question now. Light enters the flat face of a cylindrical rod. What should be the minimum refractive index of the material so that light never comes out of the curved surface? यही तो ऑप्टिकल फाइबर का चीज था. क्या पूछा गया है? कोई एक सिलिंड्रिकल बार का फ्लैट सरफेस में कोई लाइट रे एंटर करता है. इसका म्यू क्या होना चाहिए कि लाइट कैसे भी एंटर करे ये कर्व सरफेस से बाहर नहीं आएगा, अंदर ही अंदर जाएगा. कोई लाइट रे अगर सीधा जा रहा है तो जाएगा ऐसे ही, लेकिन टेढ़ा भी जाएगा तब भी बाहर नहीं जाएगा, अंदर के अंदर TIR होते हुए रिफ्लेक्ट करते हुए हो जाएगा. व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ म्यू, ऐसे पूछा गया है. ठीक है ना? ये है क्वेश्चन. थोड़ा ध्यान से देखो. इफ यू कैन ट्राई यू ट्राई, देन आई विल एक्सप्लेन इट. चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहले समझते हैं कि ये कोई एक सिलेंडर है. ठीक है, ये एक सिलेंडर है. दिस इज व्हाट इज द सिलेंडर. ये सिलेंडर है. बोल रहा है कि इसका फ्लैट सरफेस से कोई लाइट रे घुस रहा है. इट इज इंसिडेंट, इट मे बी इंसिडेंट एट एनी एंगल. किसी भी एंगल में इंसिडेंट होगा तो ये बाहर नहीं जाएगा, सारा अंदर ही जाएगा. अच्छा, तो अगर कोई लाइट रे इन रैंडम, ये लाइट रे इन रैंडम अगर ऐसे जाता है तो जैसे ये डेंसर मीडियम में जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल गो लाइक दिस. और हमें क्या देखना है कि अगर ये जो एंगल है यहाँ पे, ये अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, सपोज दिस इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो बाहर निकल जाएगा. मतलब ये एंगल का मैक्सिमम वैल्यू अलाउड इज सी से कम एंगल हो गया तो ये निकल जाएगा. मतलब मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए? यहाँ पे C होना चाहिए. अब सोचो तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा करेंगे, I को ज्यादा करेंगे, R बढ़ेगा. अगर R बढ़ेगा तो ये एंगल घटेगा. नोटिस, समझो इसको. I को अगर हम फॉर एनी वैल्यू ऑफ I देयर इज ए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ R. कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ R के लिए आपको क्या मिलने वाला है? ये अगर R है तो ये हो गया 90 माइनस R. आपको ध्यान रखना है कि दिस एंगल शुड नॉट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल. कम से कम C होगा तो फिर ये रे बाहर नहीं जाएगा. तो दिस वैल्यू मस्ट बी C. अब हम देखेंगे कि ये एंगल सबसे कम कब होगा? जब ये एंगल ज्यादा होगा. जब ये एंगल ज्यादा होगा ये सबसे कम होगा. ये सबसे ज्यादा कब होगा? जब हम कहेंगे ये इंसिडेंट एंगल ज्यादा है. इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाओ. एट ग्रेजिंग इंसिडेंस ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो सकता है. एग्जैक्टली परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, 89.9999 डिग्री हो सकता है. तो हम कहेंगे इट इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर. When the incident angle is almost perpendicular, R is maximum. When R is maximum, 90 minus R is minimum, and the minimum value of 90 minus R should be at least C. समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चीजों को समझो फिर लिखेंगे. मैं दो फिगर बनाता हूँ. पहला फिगर बनाया ये, कोई एक रे आया ऐसे और ये बेंड किया ऐसे और ये यहाँ पे. ये एंगल है कितना? ये एंगल है I, ये एंगल है R और ये एंगल है 90 माइनस R. ठीक. as shown for no ray
for no ray to emerge out at P, ये पॉइंट को P कहते हैं, at P 90 minus R should be C or more than C, C होना चाहिए और मोर देन C होना चाहिए। C होगा तभी नहीं निकलेगा, मोर देन C होगा तभी। ये C क्या है? क्रिटिकल एंगल। C इज अ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो 90 माइनस R का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है? C अगेन, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 90 minus R must be C, क्रिटिकल एंगल। हाँ सर समझ में आया। 90 minus R again 90 minus R is minimum, again 90 minus R is minimum when R is maximum, that is I is incident angle, I is maximum। So conclusion क्या मिला? Thus for maximum I or maximum value of I, value of I is equal to 90 degree. The value of 90 minus R should be equal to C. 90 minus R should be equal to C. Now go back to the figure again. I is 8 grazing incidents, ऐसे गया फिर ऐसे गया। ये अगर grazing incidents मतलब this angle is almost equal to 90 degree, तो आप क्या कहोगे? What is this angle? This must be C, or what must be this? This must be 90 minus C, है? ये होना चाहिए 90 minus C, तो सारा का सारा रे रिफ्लेक्ट करके अंदर आ जाएगा। ये एंगल तो ऐसे ही 90 डिग्री है, ये C है, ये 90 माइनस C है, ये 90 है, मतलब C प्लस 90 माइनस C प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। और C क्या होना चाहिए? ये क्या होगा? 90 माइनस C, ये C हुआ तो ये, अच्छा 90 माइनस C का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया। क्या कहेंगे हम? 90 माइनस C का वैल्यू क्या होना चाहिए? 90 माइनस R का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? C। सो 90, सो क्या मिल गया? 90 माइनस C इज इक्वल टू C। सॉरी, समझ में आ रहा है क्या? 90 माइनस R का वैल्यू होगा C। समझ में आ रहा है क्या? फिर I इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, R का वैल्यू क्या है? दिस इज R ना। R का वैल्यू क्या है? फिर I is 90 डिग्री। चलो लिख लेते हैं इसको भी, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। When I is equal to 90 डिग्री, R is equal to C, 90 minus R is equal to C implies 90 minus C is equal to C, मतलब C is 45 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ी मुश्किल से आ रहा होगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करो। ये बात आपको समझ में आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अभी। तो C हो गया 45 डिग्री। तो C का फॉर्मूला क्या था? यू नो, साइन C इज इक्वल टू रेयर मीडियम बाय डेंसर मीडियम। साइन C कितना हो गया? 1/√2। 1/√2 इज इक्वल टू 1/μ। तो क्या होना चाहिए म्यू का वैल्यू? म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमें मिल गया C 45 डिग्री,
पूछा है इसका म्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द म्यू ऑफ दिस सिलेंडर, तो आप कहो इस सिलेंडर का म्यू क्या हो जाएगा। अब हमें तो साइन सी का फॉर्मूला मालूम है ना, ये साइन सी का वैल्यू आ गया। नाउ साइन सी इज इक्वल टू रेयर मीडियम हो गया 1, डेंसर मीडियम हो गया म्यू, साइन सी इज 1 बाई म्यू, तो आप कहोगे 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू और म्यू मस्ट बी इक्वल टू रूट 2। केवी ट्वेल्व का क्वेश्चन है 3-4 साल 5-6 साल पहले 2016 पर 17 का। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इफ इट इज रूट 2 और मोर, ये अगर रूट 2 या उससे ज्यादा हुआ तो any ray entering at any incident angle at the flat surface will go total internal reflection and keep on moving in the cylindrical bar, which is the mechanism of a optical fiber। तो ऑप्टिकल फाइबर जिस मटेरियल से बनेगा उसका म्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी रूट 2 और मोर देन रूट 2। समझ में आया क्या, तो कोई भी रह जाएगा तो ऐसे होगा। दोबारा समझा देता हूं, दूसरे फिगर बना के आपको समझ में आ जाएगा। लिख रहे थे बोल के समझ में नहीं आ रहा था। ये है सिलेंडर, पूरा चीज को समझने की कोशिश करो। कोई रे ऐसे आया अंदर, ये हो गया नॉर्मल, तो ये रे बेंड किया टुवर्ड द नॉर्मल, इधर आके पहुंचा। यहाँ पर पहुंचने से उसका ये एंगल अगर आई है, ये आर है, ये 90 माइनस आर है, ये रे रिफ्लेक्ट करके अंदर आना चाहिए। उसके लिए दिस एंगल 90 माइनस आर शुड बी सी और मोर देन सी। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम शुड बी सी। अच्छा, तो 90 माइनस आर का मिनिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू सी। मिनिमम कब करेंगे इसको, ये मिनिमम कब होगा, जब आर मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम कब होगा, जब आई मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम कब होगा, जब आप ऑलमोस्ट ऐसे डालोगे। नाउ यू सी, मैं ऐसे कर रहा हूं, रे को ऐसे ले रहा हूं। आई टेक द रे लाइक दिस ऑलमोस्ट एट द ग्रेजिंग एंगल। अब आर का वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और अब ये यहां से वापस आएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब आई का वैल्यू 90 डिग्री ले लिए, आर का वैल्यू हो जाएगा सी। तो व्हाट विल बी दिस एंगल देन, व्हाट विल बी दिस एंगल 90 माइनस सी। लेकिन अभी हम देखें कि 90 माइनस आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, सी। तो आर का वैल्यू भी सी है, तो 90 माइनस सी इज इक्वल टू सी। तो सी कितना हो गया 45 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। थोड़ा मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन से आप लोग इसको देख सकते हो। ये क्वेश्चन से करने के लिए तो आप लोग किए हो उसको तो कर लोगे, क्लास में किए हैं इसको हम लोग, ये सारा क्वेश्चन को किए हैं। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस एंड सेंड द आंसर्स। अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को बोलना। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को दे दिया। अगेन शोइंग इट बैक, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसको करिए, फिर आंसर भेजिए मेरे को करके। फिर मिलेंगे अगले क्लास विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद।